हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ये वन टाइम पेमेंट है, मीन्स आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आपको फ्यूचर में कोई भी पेमेंट नहीं करना है रिगार्डिंग पीडीएफ्स। और इस ₹500 में आपको डेली एमसीक्यूज भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने मार्केटिंग मिक्स वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मार्केटिंग के अंतर्गत 4 P's आते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्राइस, थर्ड होता है प्लेस और फोर्थ होता है प्रमोशन। तो अगर आपने मार्केटिंग मिक्स का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका एक मार्केटर का प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो प्राइस क्या है, और उसका प्लेस कहाँ है। प्लेस का मतलब क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, क्या वो ऑनलाइन है अवेलेबल है, क्या वो किसी स्पेसिफिक स्टोर पे अवेलेबल है। और आखिरी में आता है प्रमोशन, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो सेल है उसको कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे और ज़्यादा सेल्स बढ़ा सकते हैं हम लोग। ये सब सारी चीज़ें हम 4 P's के अंतर्गत मैंने शॉर्ट में डिस्कस वहाँ पे किया हुआ है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट, जिसके अंतर्गत हम डिटेल में जानेंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि नहीं ठीक है, मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या है, आप बताइए कि प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि इस वीडियो को आप जिस फोन से देख रहे हैं वो आपके लिए एक प्रोडक्ट है, या आपके आसपास रूम में जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैन, टीवी, या फिर घर के बाहर भी आप जाते तो बाइक, कार, ये सब प्रोडक्ट है। तो सिर्फ प्रोडक्ट में इन्हीं सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट होती हैं एक कंपनी के लिए। तो प्रोडक्ट क्या है? एक बंडल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। और प्रोडक्ट कोई भी ऐसा आइटम हो सकता है जो किसी भी कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता हो, वो प्रोडक्ट कहा जाता है। अब प्रोडक्ट के अंतर्गत टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरीके के प्रोडक्ट को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोडक्ट्स में भी टेंजिबल यानी गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, फॉर एग्जांपल बाइक, कार, मोबाइल, टैबलेट या टीवी या कुछ भी हो सकता है। इनटेंजिबल भी हो सकता है प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सर्विसेज, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को भी हम प्रोडक्ट की कैटेगरी में ही डालते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट मानी जाती हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि जो गुड्स है यानी जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं, टेंजिबल मीन्स जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो टेंजिबल चीज़ें हैं, वही प्रोडक्ट होता है। लेकिन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे हम सर्विसेज को भी प्रोडक्ट मानते हैं। फॉर एग्जांपल जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज, जैसे आप सैलून में जाते हो, आप बाल कटवाते हो, ये क्या है? एक सर्विस है। तो सर्विस को भी एक प्रोडक्ट का फॉर्म माना जाता है आज के टाइम पे। इवेंट्स, आप देखते हो कि किसी का एनिवर्सरी है या कोई बिजनेस पार्टी है, वो भी किसी लॉन में हो रहा है, तो वो भी एक इवेंट है, तो उसे भी आज के टाइम पे मार्केट किया जाता है। और पर्सन पर्सन जैसे विराट कोहली या कोई भी फेमस पर्सनालिटी आप ले लीजिए, ये भी एक प्रोडक्ट होते हैं। कैसे होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। प्लेसेस, टूरिज्म इंडस्ट्री में प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो एक प्रोडक्ट की तरह ही काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपको वहाँ पे फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं? नहीं मिलती हैं, तो वो भी एक प्रोडक्ट का ही फॉर्म होता है। आखिरी है आइडिया। जितने भी आपने प्रोडक्ट देखे हैं वो कभी न कभी एक आइडिया ही था, यानी एक आइडिया भी प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आईफोन कभी बनाने से पहले वो एक आइडिया ही रहा होगा, बाद में वो एक्चुअल प्रोडक्ट बना होगा। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, इवेंट्स हो, पर्सन हो, प्लेसेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई आइडिया हो, या फिर इन सब का कोई मिक्सचर हो, वो सभी प्रोडक्ट कहे जाएंगे। तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ है
जो मार्केट के लिए यानी कंज्यूमर के लिए ऑफर की जाती है फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजप्शन, ताकि कंज्यूमर का जो भी नीड और वांट है वो सेटिस्फाई हो सके। यानी ऐसी कोई भी आइटम जो कंज्यूमर के नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करती है वो प्रोडक्ट होगी। इसके अंतर्गत हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कार हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट के अंतर्गत, जैसे सर्विसेज, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया या इन सब का मिक्सचर। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं इस वीडियो में प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल करूँगा उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, चाहे वो सर्विसेज हो, इवेंट हो, पर्सन हो, प्लेस हो या कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन हो गया, ये भी एक प्रोडक्ट है, या टोयोटा का जो कैमरी जो कार है वो भी एक प्रोडक्ट है, स्टारबक की जो कॉफ़ी है वो भी एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर आप वेगस का ट्रिप करते हैं या फिर किसी और कंट्री के लिए ट्रिप करते हैं तो वो ट्रैवल भी एक प्रोडक्ट ही होगा एक तरीके से, या फिर कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं वो भी एक प्रोडक्ट होगा। इसके अलावा आप फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या आप अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें भी मार्केटिंग के अंतर्गत प्रोडक्ट होती हैं और इसे हम मार्केट करते हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज की। तो मैंने आपको बताया कि सर्विस को भी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट माना जाता है जो कि किसी भी कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और ये जनरली इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, और इसके अंतर्गत ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है। गुड्स के केसेस में आपने देखा था कि ओनरशिप ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईफोन खरीद लिया है तो आईफोन की जो ओनरशिप है वो आपके पास चली जाएगी, लेकिन सर्विस के अंतर्गत ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग फैसिलिटीज आप लेते हो, आप बैंक जाते हो, वहाँ पैसे डिपॉजिट करते हो और जब आपको चाहिए होता है आप पैसे विड्रॉ कर लेते हो, लेकिन बैंक आपका नहीं है, आप सिर्फ सर्विस ले रहे हो और बदले में आप सर्विस चार्जेस दे रहे हो। इसी तरीके से होटल हो गया, एयरलाइन ट्रैवल है, रिटेल है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, होम रिपेयर सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल आपके घर की बिजली चली गई तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन आपके घर आया तो वो इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सर्विस के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा कि ये इनटेंजिबल होता है और इसके अंतर्गत कोई भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, और सर्विस को भी एक प्रोडक्ट का फॉर्म ही माना गया है। प्रोडक्ट्स आर अ की एलिमेंट इन द ओवरऑल मार्केट ऑफरिंग, यानी ओवरऑल मार्केट ऑफरिंग के अंतर्गत जो प्रोडक्ट होता है वो एक की एलिमेंट होता है, यानी सेंट्रल पॉइंट होता है, और जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो इन्हीं प्रोडक्ट के आसपास की जाती हैं। जैसे मैंने आपको 4 P's के अंतर्गत बताया था कि 4 P's के अंतर्गत फर्स्ट होता है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और फोर्थ होता है प्रमोशन। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रोडक्ट जो होता है वो एक की एलिमेंट होता है ओवरऑल मार्केट ऑफरिंग के अंतर्गत, यानी प्रोडक्ट के ही आसपास जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द ही होती हैं। यानी कि अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसका प्राइस डिसाइड करोगे और किस चीज़ को बाहर बेचोगे और कौन से चीज़ को आप प्रमोट करोगे। तो प्रोडक्ट जो होता है वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके आसपास सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं, यानी उसके आसपास सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपने प्रोडक्ट बना लिया तो अब जाके आप उसका प्राइस डिसाइड करोगे, उसको कहाँ बेचना है ये डिसाइड करोगे, कैसे आप सेल्स को और बढ़ा सकते हो, यानी कौन सा प्रमोशनल एक्टिविटी आप करोगे कि सेल्स बढ़े। तो ये सब सारी चीज़ें जो एक्टिविटी आपने देखी, चाहे वो प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक प्रोडक्ट हो। इसीलिए हम प्रोडक्ट को एक की एलिमेंट कहते हैं। अब एक कंपनी जो भी मार्केट ऑफरिंग कर रही होती है उसमें 2 चीज इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट होता है टेंजिबल गुड्स और सर्विसेज, यानी उसके अंतर्गत टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर हम प्योर टेंजिबल गुड्स की बात करें तो आप अपने घर में एग्जांपल देख सकते हो, जैसे सोप हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट आप यूज करते हो, सॉल्ट, ये सब एग्जांपल हैं प्योर टेंजिबल गुड्स की। और दूसरी तरफ अगर हम प्योर सर्विसेज की बात करें तो आप बैंकिंग फैसिलिटीज आप देख लो, तो ये एक प्योर सर्विसेज है। रियल लाइफ में हम इन दोनों का मिक्सचर देखते हैं, यानी कि आपको सर्विसेज भी मिलेगा और प्योर टेंजिबल गुड्स भी अवेलेबल होता है। ये सारी चीजें भी आपको रियल लाइफ में मिलती है, तो यानी दोनों का एक
कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल होता है रियल लाइफ। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के। तो एक प्रोडक्ट के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है कोर कस्टमर वैल्यू, सेकंड होता है एक्चुअल प्रोडक्ट और थर्ड होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक ही प्रोडक्ट है और उसके 3 लेवल्स हैं, और ये जो प्रोडक्ट प्लानर होते हैं उन्हें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को 3 लेवल्स में सोचना होता है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाएंगे, और हर जो लेवल होता है वो दूसरे लेवल से ज़्यादा कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट है कोर कस्टमर वैल्यू, सेकेंड होता है एक्चुअल प्रोडक्ट, थर्ड होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर कस्टमर वैल्यू की, जो एक बेसिक लेवल है। इसके अंतर्गत मार्केटर को प्रोडक्ट डिजाइन तैयार करते समय ये डिफाइन करना पड़ता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कंज्यूमर चाहता है। क्या ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है। इसके अलावा कोर जो कस्टमर वैल्यू है वो हमें ये बताता है कि व्हाट इज द बायर रियली बाइंग, यानी कि एक बायर जो है वो रियलिटी में क्या परचेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो लोग आईपैड खरीदते हैं, क्या वो एक टैबलेट खरीदते हैं सिर्फ? नहीं। तो कोर कस्टमर वैल्यू क्या है? अगर आप आईपैड खरीदते हो तो आप एंटरटेनमेंट भी परचेस करते हैं, यानी आपको एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज भी मिलेगा। सेल्फ एक्सप्रेशन भी है, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं टैबलेट से, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं या फिर कोई वीडियो बना सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा है, आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, और एक मोबाइल और पर्सनल विंडो की तरह होगा ये आईपैड। तो कोर कस्टमर वैल्यू ये बताता है कि कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या उस नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं करता है, ये कोर कस्टमर वैल्यू बताता है। नेक्स्ट है एक्चुअल प्रोडक्ट। ये सेकेंड लेवल होता है। जैसे फर्स्ट लेवल में मैंने आपको बताया कि कोर कस्टमर वैल्यू के अंतर्गत एक मार्केटर जो होता है वो प्रोडक्ट डिजाइन करते समय आपको ये बताता है कि आप रियलिटी में एक्चुअल में क्या परचेस कर रहे हो। क्या आप एक टैबलेट परचेस कर रहे हो, उसके साथ इंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा, प्रोडक्टिविटी की तरीके से आप यूज कर सकते हो उसको, या आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ कनेक्टेड भी रह सकते हो। तो एक्चुअल प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रोडक्ट प्लानर होता है, जो कोर बेनिफिट बता रहा होता है कि आपको इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट मिल रहा है, उसे वो एक्चुअल प्रोडक्ट के अंतर्गत कन्वर्ट कर देता है। तो जब उन्हें एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप करना होता है तो उसके अंतर्गत उनको फीचर्स बताना होता है कि हमारे इस प्रोडक्ट का, आईपैड का क्या फीचर है, उसका डिज़ाइन कैसा है, क्वालिटी लेवल कैसा है, ब्रांड नेम क्या है, क्या ये आईपैड प्रो है, पैकेजिंग इसका किस तरीके से है। तो इसे हम एक्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईपैड जो है वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। इसका नाम, इसका स्टाइलिंग, फीचर्स, पैकेजिंग, ये सब सारी चीज़ें मिला के एक कोर कस्टमर वैल्यू जो है वो डिलीवर किया जाता है। थर्ड है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। हमने सेकेंड लेवल में ये देखा कि प्रोडक्ट प्लानर जो होते हैं वो कोर बेनिफिट को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इतने से ही कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करता है, यानी कि कोर प्रोडक्ट को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बावजूद भी कस्टमर को एडिशनल कंज्यूमर सर्विसेज और बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसे हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा वारंटी की सर्विस आपको मिलती है, क्विक रिपेयर सर्विस मिलती है, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो इंस्ट्रक्शन कार्ड वहाँ पे होता है कैसे उस डिवाइस को यूज़ करना है। तो इन सारे चीज़ों को हम ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी आपने लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जाना, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोडक्ट प्लानर होता है उसे किसी भी प्रोडक्ट को 3 लेवल्स में सोचना होता है कि प्रोडक्ट उसका कैसा है। फर्स्ट होता है कोर कस्टमर वैल्यू, सेकंड होता है एक्चुअल प्रोडक्ट, और थर्ड होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कोर कस्टमर वैल्यू के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जो भी मार्केटर होता है, जब वो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या फिर कस्टमर की नीड एंड वांट्स को वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। सेकंड है एक्चुअल प्रोडक्ट। जब हम कोर बेनिफिट को एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट कहा जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट का फीचर हो, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे उसकी पैकेजिंग हो, चाहे ओवरऑल क्वालिटी लेवल हो, चाहे वो ब्रांड नेम हो, ये सारी चीज़ें एक्चुअल प्रोडक्ट के अंतर्गत आती हैं। थर्ड होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट।
ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत हम एडिशनल सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। जब कस्टमर प्रोडक्ट परचेस कर लेगा तो उसको एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे आफ्टर सेल सर्विस हो गया, वारंटी हो गया, प्रोडक्ट सर्विस हो गया, डिलीवरी या क्रेडिट हो गया, यानी कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिल सकता है। ये सब सारी चीज़ें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को ये बंडल ऑफ बेनिफिट्स के रूप में देखता है, यानी उसे एक बंडल दिखाई देता है कि भाई कोर कस्टमर वैल्यू हमें ये मिलता है इस प्रोडक्ट से, हमारे इस जो प्रॉब्लम है उसको ये प्रोडक्ट सॉल्व कर देता है। एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है वो उसके फीचर्स के बारे में वो जान लेता है, और जो ऑगमेंट होता है वो एडिशनल सर्विसेज को दिखाता है, और ये सारे जो बंडल ऑफ बेनिफिट्स हैं वो एक साथ कंज्यूमर को दिखाई देते हैं, जिसके वजह से वो अपने नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट और सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम प्रोडक्ट के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन, प्लेस और आइडिया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट और सेकंड होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट आप सभी जानते हो कि ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर अपने फाइनल कंजप्शन के लिए परचेस करता है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है। अब कंज्यूमर प्रोडक्ट मेनली चार तरीके के हैं। फर्स्ट है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सेकंड है शॉपिंग प्रोडक्ट्स, थर्ड है स्पेशलिटी प्रोडक्ट और फोर्थ और लास्ट है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कन्वीनियंस यानी आराम, ऐसा प्रोडक्ट जिसको परचेस करने में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, जो आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली परचेस किए जाते हैं, जैसे आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, या न्यूज़पेपर हो गया, फास्ट फूड है, ये सब आप परचेस करते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली, इमीडिएटली करते हैं और मिनिमम कंपैरिजन से करते हैं, आप ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते हैं और लेस बाइंग एफर्ट लगाते हैं, आप ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाते हैं उसको परचेस करने में। और कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो होते हैं वो जनरली लो प्राइस होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो रेडली अवेलेबल होते हैं, हर जगह मार्केट में आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको टूथपेस्ट चाहिए तो वो आपके बगल के शॉप से ही मिल सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहेंगे। सेकंड है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट से थोड़ा सा लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, यानी कि आप बार बार उसको नहीं खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, आप फर्नीचर जो है इतना फ्रिक्वेंटली नहीं परचेस करते हैं। कपड़े हो गए, या फिर कोई पुरानी कार है, या फिर किचन के अप्लाइंसेस है, चाहे वो फ्रिज हो या फिर अवन हो, ये सब सारी चीज़ें क्या आप बहुत कम यूज़ करते हो। जैसे होटल हो गया या एयरलाइन सर्विसेज हैं, आप प्लेन में कम बैठते हो। तो शॉपिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो लेस फ्रिक्वेंटली परचेस किए जाते हैं कंज्यूमर के द्वारा, और परचेस करने से पहले कंपेयर किए जाते हैं, चाहे वो आप इसका प्राइस कंपेयर करो, क्वालिटी करो, चाहे स्टाइल करो, चाहे सुटेबिलिटी देखो, ये सब सारी चीज़ें आप कंपेयर करते हो बिफोर बाइंग एनीथिंग। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि शॉपिंग प्रोडक्ट के अंतर्गत आप ज़्यादा टाइम लगाते हो। ज़्यादा टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे तो आप कंपेयर कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सेकेंड हैंड कार परचेस करनी, तो क्या आप डायरेक्ट परचेस कर लोगे? नहीं परचेस करोगे, आप कंपेयर करोगे कौन सी कार अच्छी है, तभी आप उसको करोगे। और यहाँ पे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सभी आउटलेट पे नहीं होता है। फ्यू आउटलेट्स आप कह सकते हो कि होते हैं जहाँ से आप परचेस कर सकते हो। थर्ड बात करते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट की। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं जिनमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी कि वो उनकी अलग ही एक पहचान होती है, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होता है, और उसको परचेस करने के लिए स्पेशल परचेस एफर्ट लगाना होता है। फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी कार जो है वो एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंतर्गत आप जनरली कंपेयर नहीं करते हो, क्योंकि आपको वो दिल से पसंद है, आपको वो ब्रांड दिल से पसंद है, इसलिए आप उसको कंपेयर नहीं करते।
कुछ एग्जांपल दिया है कि जैसे स्पेसिफिक ब्रांड के कुछ कार जैसे लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये सब सारी चीज़ें। महंगे फोटोग्राफी इक्विपमेंट हो गए, महंगे डिज़ाइनर कपड़े हो गए, ये सब सारे एग्जांपल हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट के। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बायर नॉर्मली डू नॉट कंपेयर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट को कंज्यूमर जनरली कंपेयर नहीं करता है बिफोर बाइंग। आखिरी है अनसॉट प्रोडक्ट। अनसॉट वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में कंज्यूमर को कुछ भी पता नहीं होता है, या फिर अगर उसको पता है तो भी उसको कंसीडर नहीं करता है परचेस करने के लिए। अब मैंने आपको बताया कि अनसॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको जनरली कंज्यूमर उनके बारे में उसको नहीं पता होता है, या फिर अगर पता भी होता है तो भी उसको वो परचेस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूनरल सर्विसेज, जब किसी की डेथ हो जाती है तो आप क्या करते हो, जो रिचुअल्स करते हो उसके लिए भी कुछ कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिनको हम फ्यूनरल सर्विसेज कहते हैं। जनरली क्रिश्चियन जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा रेडली अवेलेबल होते हैं। तो फ्यूनरल सर्विसेज के बारे में ज़्यादातर कंज्यूमर को पता नहीं है, और दूसरे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में कंज्यूमर को पता है पर फिर भी वो नहीं परचेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, आप सभी को, मुझे सभी को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, बट जनरली हम इसको ऑप्ट नहीं करते हैं। इसी तरीके से ब्लड डोनेशन, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ब्लड डोनेशन जो है वो एक अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए, लेकिन जनरली हम नहीं करते। ऐसा दिल पे मत लीजिएगा कि आप में से कोई नहीं करता, मैं जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ कि अधिकतर लोग नहीं करते। और अनसॉट प्रोडक्ट की एक और विशेषता ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए हमें हैवी एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, पर्सनल सेलिंग करना पड़ता है, या फिर दूसरे जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनको लगाना पड़ता है इस अनसॉट प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट दिया गया है। एक बार चारों का कंपैरिजन देख लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट की। तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा? तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंतर्गत कस्टमर बाइंग बिहेवियर कैसा होगा? कन्वीनियंस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर जो है वो बार बार परचेस करता है और उसके लिए ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो कम प्लानिंग करता है। लिटिल कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन उतना करता नहीं है क्योंकि लो प्राइस है। और दूसरी बात की लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, शॉपिंग एफर्ट भी बहुत कम लगाता है। प्राइस मैंने आपको पहले बताया कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कन्वीनियंट लोकेशन में आपको आसानी से आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे टूथपेस्ट, मैगजीन या लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो है वो एग्जाम्पल है कन्वीनियंस प्रोडक्ट के। प्रमोशन की बात करें तो मास प्रमोशन होता है बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होता है उसके द्वारा बड़े पैमाने पे प्रमोशन किया जाता है ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके। दूसरा मैंने आपको बताया शॉपिंग प्रोडक्ट के बारे में। शॉपिंग प्रोडक्ट के अंतर्गत जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो क्या है? लेस फ्रिक्वेंट परचेस, यानी कंज्यूमर जो है वो कम परचेस करता है और इसके लिए थोड़ी प्लानिंग करता है और थोड़ी शॉपिंग एफर्ट भी लगाता है। और इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंपैरिजन है, वो ब्रांड, प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल सबको कंपेयर करता है तभी परचेस करता है। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, अगर किसी कंज्यूमर को टेलीविज़न परचेस करना है तो वो सभी जो ब्रांड है अवेलेबल हैं उन सबका कंपैरिजन करेगा तभी परचेस करेगा। शॉपिंग प्रोडक्ट है वो जनरली हायर प्राइसेस के होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं कंपेयर टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कम आउटलेट्स होते हैं, हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगा। प्रमोशन की बात करें तो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग होता है बोथ बाय प्रोड्यूसर एंड रीसेलर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अप्लायंसेस हो सकता है, फर्नीचर, कपड़े, टेलीविजन, ये सब एग्जाम्पल हैं शॉपिंग प्रोडक्ट के। तीसरा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होता है, यानी अगर आपको एप्पल पसंद है तो आप एप्पल ही परचेस करोगे, और जनरली इसमें जो कस्टमर होते हैं वो लॉयल होते हैं और स्पेशल परचेज एफर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लग्जरी गुड खरीदना है, जैसे रोलेक्स वॉच है या फिर आईफोन हो गया या फिर BMW हो गया या फिर लैम्बोर्गिनी कार हो गई, इसको परचेस करने के लिए आपको स्पेशल परचेज एफर्ट लगाना होगा। और आप लिटिल कंपैरिजन करते हैं, आप कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज लिखी गई है लो प्राइस सेंसिटिविटी। आप शॉपिंग प्रोडक्ट में देखो वहाँ हाई प्राइस सेंसिटिविटी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर आप टीवी खरीदोगे तो आप प्राइस को कंपेयर करोगे, लेकिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है कि लो प्राइस सेंसिटिविटी होता है। इसका मतलब ये है कि आप प्राइस को इग्नोर कर देते हो परचेस करने में। आप प्राइस का कोई मैटर नहीं होता, अगर आपको ज़्यादा प्राइस भी देना है तो भी आप देने के लिए तैयार होते हो, प्राइस कोई कंसर्न नहीं होता है, जिसे हम लो प्राइस सेंसिटिविटी कहते हैं।
प्राइस की बात करें तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट जनरली काफ़ी महंगे होते हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी बहुत ही कम या इक्का दुक्का आप कह सकते हो कि पर मार्केट एरिया में इसके सिर्फ 1 या 2 ही आउटलेट्स पाए जाते हैं। प्रमोशन की बात करें तो इसमें सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को प्रमोशन के लिए टारगेट किया जाता है, क्योंकि इसके जो कस्टमर हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और ये प्रोड्यूसर और रिसेलर जो है दोनों प्रमोशन करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, लग्जरी गुड्स जैसे रोलेक्स वॉच, फाइन क्रिस्टल्स, डायमंड, ये सब एग्जाम्पल हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट के। आखिरी बात करते हैं अनसॉट प्रोडक्ट की। अनसॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके बारे में कस्टमर को या तो पता नहीं होता है या पता होता है फिर भी वो परचेज नहीं करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर ब्लड डोनेशन हो गया। ये सब सारी चीज़ें अनसॉट प्रोडक्ट के पार्ट। इसके अंतर्गत लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस होती है, यानी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ज़्यादा जानकारी नहीं होता है या फिर अगर पता भी होता है तो वो नेगेटिव इंटरेस्ट होता है, यानी वो जानबूझ के उसको नहीं परचेस करना चाहते हैं। प्राइस वेरी कर सकता है, यानी डिफरेंट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो सकता है। प्रमोशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अनसॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन सा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है। तो यहाँ पे एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग अपनाया जाता है, दोनों के द्वारा एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट किया जाता है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की। तो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है उसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसको परचेज किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फिर इनका इस्तेमाल जो है वो बिजनेस में किया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है? तो कोई भी प्रोडक्ट जो परचेज किया जाता है उसके पर्पस से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंज्यूमर लॉन मूवर खरीदता है अपने घर के लिए तो वो क्या होगा, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा। लॉन मूवर का मतलब जो घास काटने वाली जो मशीनें होती हैं उनको हम लॉन मूवर कहते हैं। तो अगर कोई भी कंज्यूमर लॉन मूवर खरीदता है अपने घर के लिए तो उसे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर कोई भी कंज्यूमर वो अपने बिजनेस के लिए इसको खरीदता है, लॉन मूवर को खरीदता है, तो उसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मटेरियल एंड पार्ट्स, सेकंड है कैपिटल आइटम्स और थर्ड है सप्लाईज एंड सर्विसेज। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल एंड पार्ट्स के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है रॉ मटेरियल और सेकंड है मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स। रॉ मटेरियल भी 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है फार्म प्रोडक्ट और सेकंड होता है नेचुरल प्रोडक्ट। फार्म प्रोडक्ट का मतलब जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जैसे वीट हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब सारी चीज़ें, कॉटन, ये सब एग्जाम्पल हैं फार्म प्रोडक्ट के। और दूसरी तरफ जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं जैसे फिश हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन ओर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं नेचुरल प्रोडक्ट के। तो अभी मैंने आपको बताया कि मटेरियल एंड पार्ट्स के अंतर्गत रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल 2 तरीके का होता है, फॉर्म प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट। दूसरी तरफ जो मटेरियल्स एंड पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स और पार्ट्स के रूप में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट होता है कंपोनेंट्स मटेरियल, जैसे आयरन, यॉन, सीमेंट, वायर्स, ये सब सारी चीज़ें कंपोनेंट मटेरियल्स के अंतर्गत आती हैं। दूसरी तरफ कंपोनेंट्स पार्ट्स भी आते हैं, जैसे स्मॉल मोटर्स, टायर्स, ये सब सारी चीज़ें कंपोनेंट पार्ट्स के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है मटेरियल एंड पार्ट्स और दूसरा होता है कैपिटल आइटम। तो आप जानते हैं कि कैपिटल आइटम क्या होता है। तो कैपिटल आइटम एक तरीके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ही है जो किसी भी इंडस्ट्रियल बायर के ऑपरेशन में उसको हेल्प करता है, उसके प्रोडक्शन और उसके ऑपरेशन में उसको हेल्प करता है। और कैपिटल आइटम के अंतर्गत हम 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट होता है इंस्टॉलेशन और सेकेंड होता है एक्सेसरीज इक्विपमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल आइटम्स क्या होता है। जो भी इंडस्ट्रियल बायर होते हैं उनके प्रोडक्शन और ऑपरेशन में हेल्प करने वाली जो भी आइटम होता है उसे हम कैपिटल आइटम कहते हैं। और कैपिटल आइटम के अंतर्गत हम 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट होता है इंस्टॉलेशन
और सेकंड होता है एक्सेसरीज इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन के अंतर्गत हम पोर्टेबल फैक्ट्री इक्विपमेंट को इंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ टूल्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे हैंड टूल्स हो गया, लिफ्ट ट्रक्स हो गया। इसके अलावा ऑफिस इक्विपमेंट हो गया जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, जैसे ऑफिस में आप देखते हो कंप्यूटर यूज़ होता है, फैक्स मशीन यूज़ होता है, डेस्क वगैरह हो गया। तो इन सारी चीज़ों को भी हम कैपिटल आइटम के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। दूसरी तरफ एक्सेसरीज इक्विपमेंट को इंक्लूड करते हैं कैपिटल आइटम के अंतर्गत, जैसे पोर्टेबल फैक्ट्री इक्विपमेंट और टूल्स के अंतर्गत हम देखते हैं हैंड टूल्स हो गया, लिफ्ट ट्रक हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट में हमने देखा कि फैक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, फैक्स मशीन हो गया, डेस्क हो गया। तो ये सब एक्सेसरीज इक्विपमेंट होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि 3 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मटेरियल एंड पार्ट्स, सेकंड होता है कैपिटल आइटम और थर्ड होता है सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो अब बात करते हैं सप्लाईज और सर्विसेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाईज की। सप्लाईज के अंतर्गत हम ऑपरेटिंग सप्लाईज और रिपेयर और मेंटेनेंस आइटम को इंक्लूड करते हैं, यानी इसके अंतर्गत भी 2 चीज़ें आती हैं। 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ऑपरेटिंग सप्लाईज के अंतर्गत जो भी ऑपरेशन को चलाने में हेल्प करती हैं, जैसे लुब्रिकेंट एक तरीके से आप मोबिल या ऑयल कह सकते हो जो यूज़ किया जाता है। कोल हो गया, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सप्लाईज के अंतर्गत आती हैं। दूसरी तरफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम के अंतर्गत पेंट हो गया, नेल्स हो गया या झाड़ू ब्लूम्स जो हो गया, ये सब सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं सप्लाईज के अंतर्गत। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सप्लाईज जो हैं एक तरीके की कन्वीनियंट प्रोडक्ट हैं, यानी जिनको परचेस करने के लिए आप मिनिमम एफर्ट लगाते हो, मिनिमम प्रयास करते हो और मिनिमम कंपैरिजन करते हो बिफोर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज के अंतर्गत मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर बिगड़ गया तो कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज आप इंक्लूड करते हो, विंडो क्लीनिंग सर्विसेज आप लेते हो। तो ये सब सारी चीज़ें सर्विसेज के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सप्लाईज एंड सर्विसेज के अंतर्गत जो सर्विस होती है वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की जाती हैं। जैसे अगर आप कंप्यूटर रिपेयर के लिए कोई इंजीनियर हायर कर रहे हो तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, 4 साल 5 साल या कुछ सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के अंतर्गत टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। तो सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही इंक्लूड नहीं किया जाता है। आज के टाइम पे जो मार्केटर हैं उन्होंने प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइड कर दिया है, काफ़ी विस्तृत कर दिया है, और उसके अंतर्गत हम एक्सपीरियंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, पर्सन को, प्लेस और आइडियाज़ को भी हम इंक्लूड करते हैं, यानी ये सब सारी चीज़ें भी एज अ प्रोडक्ट मानी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस को हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है ऑफ मार्केटिंग फॉर सम कंपनीज। कुछ कंपनियों के लिए एक्सपीरियंस को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है मार्केटिंग का। फॉर एग्जांपल डिज्नी, आपने डिज्नी के मूवीज़ देखे होंगे या थीम पार्क के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे जाके आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप पैसे देकर टिकट परचेस करते हो और अच्छी 3D मूवीज़ आप देखते हो या थीम पार्क को आप एक्सप्लोर करते हो। तो आज के टाइम पे एक्सपीरियंस को भी बेचा जाता है। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस को भी एक प्रोडक्ट के रूप में आज के टाइम पे देखा जा रहा है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे स्टारबक्स एक्सपीरियंस। आप स्टारबक्स जाते हो तो आप सिर्फ वहाँ कॉफ़ी नहीं पीते हो, बल्कि वहाँ पे जब कॉफ़ी बनती है तो उसकी स्मेल आपको वहाँ अट्रैक्ट करती है। जब कॉफ़ी बनती है तो जो हिसिंग स्टीम साउंड होती है वो भी आपको अट्रैक्ट करती है। कंफर्टेबल जो वहाँ के चेयर होती है, तो ये सारी जो स्टारबक्स की जो एम्बियंस है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है, यानी वहाँ पर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। स्टारबक्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो कस्टमर होते हैं वो स्टारबक्स को थर्ड प्लेस के रूप में देखते हैं, यानी फर्स्ट प्लेस उनका घर होता है, दूसरा वर्क होता है और तीसरा जो प्लेस है उनके लिए बेस्ट होता है वो स्टारबक्स होता है, जहाँ पे वो बात करते हैं और एक तरीके का सेंस ऑफ कम्युनिटी होता है जहाँ पे लोग अपनी बातें को शेयर करते हैं। यानी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे स्टारबक्स के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। तो ऑर्गेनाइजेशन कई बार ऐसी एक्टिविटी करती हैं जिससे वो अपने आप को ही सेल कर रही होती। जैसे हम लार्ज प्रॉफिट फर्म्स के बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, टारगेट अमेरिका की कंपनी है, पीएनजी आपने देखा है, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो एग्जांपल हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल है। तो आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को भी हम
एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं। अगर हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कॉलेज हो गया, जिसको हम ये मानते हैं कि ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, हॉस्पिटल, म्यूजियम, ऑर्केस्ट्रास बात करें या फिर चर्चेस की बात करें, मंदिरों की बात करें, तो ये भी आज के टाइम पे एक प्रोडक्ट हो चुकी हैं। जैसे हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में फ्री में इलाज नहीं करा सकते, उसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी एक तरीके का प्रोडक्ट ही माना गया। नेक्स्ट बात करते हैं पीपल। तो पीपल को भी आज के टाइम पे एज अ प्रोडक्ट ट्रीट किया गया है, यानी पीपल को भी एक प्रोडक्ट माना गया है। और जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं वो प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो उसके सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, कोई भी एंटरटेनर है और स्पोर्ट्स पर्सन है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली हैं, वो रॉन्ग जो ब्रांड है उसको प्रमोट करते हैं। तो उस ब्रांड को प्रमोट करने से क्या होता है कि बाद में जो कस्टमर होता है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो अल्टीमेट तरीके से आप देख रहे हो कि वो किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से सेल बढ़ता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है वो भी आज के टाइम पे एज अ प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है प्लेस। तो आज के टाइम पे प्लेस को भी एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया गया है, जिसे हम बेच सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जब ये ऐड करते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो आप वहां जाते हो और टूरिज्म को प्रमोट कर रहे होते हो। तो प्लेस को भी आज के टाइम पे प्रोडक्ट माना गया है। प्लेस कोई भी हो सकता है, सिटीज, स्टेट, रीजन या कोई भी नेशन, इंटायर नेशन भी प्लेस है जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, नए नए रेजिडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, कन्वेंशंस जो हैं उनको अट्रैक्ट करता है, कंपनी, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लेस को भी आज के टाइम पे हम प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है आइडियाज। तो आइडियाज को भी मार्केट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोडक्ट आपने अभी देखे वो एक टाइम पे आइडिया ही था। जैसे फॉर एग्जांपल आईपैड हो गया, BMW हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, वो एक टाइम पे जस्ट आइडिया था, वो रियलिटी में कोई प्रोडक्ट नहीं था, एग्जिस्टेंस उसका नहीं था, लेकिन एक आइडिया से एक प्रोडक्ट बनाया गया। तो कोई भी आइडिया एक टाइम पे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो आइडिया को भी हम मार्केट कर सकते हैं, इसीलिए हम आइडिया को भी हम प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे जनरल आइडिया ब्रशिंग, आप देखो अगर आप अपने दांत को साफ करना चाहते हो तो इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप इसको एक स्पेसिफिक आइडिया बना सकते हो। जैसे अमेरिका की एक कंपनी है क्रेस्ट, जैसे इंडिया में आप देखते हो कोलगेट, पेप्सोडेंट है, उसी तरीके से अमेरिका की एक टूथपेस्ट कंपनी है क्रेस्ट। इसने बोला है कि अगर आप हमारा टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो ये आपकी जो दांत है वो हेल्दी होगी, आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। मतलब ये एक एडवर्टीजमेंट का, प्रमोशन का एक तरीका है, यहाँ पे आप क्रेस्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया उससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो लेक्चर है प्रोडक्ट का, उसमें मैंने आपको ये बताया कि आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत विस्तृत हो चुका है। इसके अंतर्गत सिर्फ टेंजिबल चीज़ें जैसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इन सभी चीज़ों को ही इंक्लूड नहीं किया था, बल्कि इसके अलावा भी इनटेंजिबल चीज़ जैसे इवेंट हो गया, पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया, या इन सभी का मिक्सचर भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो उम्मीद है आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स, और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट डिसीजन के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट कोई भी ऐसा आइटम हो सकता है जो कि कंज्यूमर के नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, मतलब गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, और ये इनटेंजिबल भी हो सकता है, यानी सर्विसेज, आइडिया और एक्सपीरियंस के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपको प्रोडक्ट डिसीजन को अच्छी तरीके से समझना है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट क्या होता है ये वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट होता क्या है तो आप उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट वाला वीडियो देख लें, तब प्रोडक्ट डिसीजन वाले वीडियो पे आए। तो एक मार्केटर को प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, और ये डिसीजंस 3 लेवल्स पे लेने होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन, सेकंड होता है प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, और थर्ड होता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो आज हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में हम प्रोडक्ट लाइन डिसीजन को डिस्कस करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन, यानी इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन होता क्या है। अब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, फॉर एग्जांपल एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट एप्पल बनाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल अगर आईफोन से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसे हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन कहेंगे, क्योंकि सारे कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए अलग अलग डिसीजन लेना होगा। फॉर एग्जांपल आईफोन से रिलेटेड जो डिसीजन है वो आपको लैपटॉप में यानी मैकबुक में काम नहीं आने वाला। तो इसी तरीके से जब एक कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए जब डिसीजन लेता है तो उसे हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन कहते हैं। अब एप्पल अपने आईफोन से रिलेटेड कौन सा डिसीजन लेगा ये आप देखिए। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन के अंतर्गत 5 डिसीजंस आते हैं, 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन आते हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है बेनिफिट। अब एप्पल को अपने फ़ोन से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स को बताने होंगे कि कंज्यूमर को कौन कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड है ब्रांडिंग। जब एप्पल कोई नया फ़ोन बनाएगा तो उसकी ब्रांडिंग क्या होगी, उसका क्या नाम होगा, क्या वो आईफोन 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा या क्या होगा। थर्ड है पैकेजिंग। अब इस आईफोन का पैकेजिंग किस तरीके से किया जाएगा, ये पैकेजिंग से रिलेटेड सारे डिसीजन इसके अंतर्गत आएगा। फोर्थ है लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेबलिंग में ही की जाती है। फिफ्थ है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। अब एक बार प्रोडक्ट बिक गया तो उसके बाद कौन सा सपोर्ट सर्विस मिलेगा इस आईफोन से रिलेटेड, ये भी डिसीजन एक मार्केटर को लेना पड़ता है। तो फर्स्ट डिसीजन की बात करते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है बेनिफिट्स, यानी कि जब एक कंपनी अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रही होती है तो उसे ये बताना होता है कि कस्टमर को कौन सा बेनिफिट इस प्रोडक्ट से मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट बताया जाता है उसी को हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कहते हैं, यानी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के थ्रू ही एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का जो भी बेनिफिट होता है वो कस्टमर को बताता है। इसके अंतर्गत प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का फीचर क्या होगा, उसके स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग किस तरीके की हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी का मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना हो, यानी फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स। किसी भी प्रोडक्ट में अगर डिफेक्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। या फिर एक और तरीका है ये पता करने का कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचा और कस्टमर बार बार आके प्रोडक्ट को परचेस करता है, यानी आईफोन 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से कस्टमर नए नए प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है, तो वो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करता। इसीलिए सीमेंस ने कहा है कि क्वालिटी इज़ व्हेन आवर कस्टमर्स कम बैक एंड आवर प्रोडक्ट डोंट, यानी कि हमारे कस्टमर जब बार बार परचेस करने आते हैं, हमारा प्रोडक्ट वापस नहीं आता, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने भी डेफिनेशन दिया है क्वालिटी का कि क्वालिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी एक प्रोडक्ट की विशेषता है जो ये बताती है कि जो भी नीड एंड वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए उसने कहा था उसमें ये एबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट उस नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की विशेषता प्रोडक्ट क्वालिटी है। अब इसी के अंतर्गत 2 अप्रोच आते हैं। फर्स्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच और दूसरा है रिटर्न ऑन क्वालिटी अप्रोच। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच ये कहता है कि जब एक प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी इन्वॉल्व होते हैं उसके कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी लगातार उस पर बेहतर से और बेहतर करने के लिए सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसमें लगे होते हैं, तो उसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच कहते हैं। दूसरा है रिटर्न ऑन क्वालिटी अप्रोच। इसके अंतर्गत जो क्वालिटी है उसे एज अ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अच्छा रिटर्न भी मिलता है। उसी तरीके से कंपनी क्वालिटी को एज अ इन्वेस्टमेंट मानती है, ताकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा और इस तरीके से कंपनी की जो सेल है वो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी के 2 आयाम हैं, 2 डायमेंशन हैं। फर्स्ट है क्वालिटी लेवल और दूसरा है क्वालिटी कंसिस्टेंसी। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी लेवल। अब एक मार्केटर को क्वालिटी लेवल से रिलेटेड भी डिसीजन लेना होता है। उसे प्रोडक्ट बनाते समय ये डिसाइड करना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो किस लेवल की होगी।
यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी का मतलब है परफॉर्मेंस क्वालिटी, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा अपने फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल रोल्स रॉयस जो है वो हायर परफॉर्मेंस क्वालिटी देता है कंपेयर टू शेवरले। रोल्स रॉयस जो है वो स्मूदर राइड प्रोवाइड करता है, लग्जरी इसमें होती है, या फिर ज़्यादा कंफर्ट आपको मिलता है और लंबे समय तक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक कंपनी हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल जो परफॉर्मेंस क्वालिटी लेवल है वो प्रोवाइड नहीं करती है, यानी वो रेयरली प्रोवाइड करती है। और जिस तरीके से कस्टमर की नीड है उसके नीड के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी लेवल प्रोवाइड करना चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिटी कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है सिमिलैरिटी, जो क्वालिटी आप पहले दे रहे थे वही क्वालिटी आज भी आप दे रहे हैं, इसे हम क्वालिटी कंसिस्टेंसी कहते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी का मतलब है कन्फॉर्मेंस क्वालिटी, इसका मतलब है कि डिफेक्ट्स उसमें ना हो और जो भी आप क्वालिटी पहले दे रहे थे उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी आज भी आप वैसे ही क्वालिटी दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि जब लेवल्स की बात की जा रही है तो शेवरले जो है उसकी परफॉर्मेंस लेवल उतनी नहीं है जितनी रोल्स रॉयस की है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट जो है वो कंसिस्टेंट हैं अपने क्वालिटी को डिलीवर करने में। यानी शेवरले जिस तरीके से परफॉर्मेंस पहले देता था आज भी वही देता है, और रोल्स रॉयस जो है वो उसकी भी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, यानी क्वालिटी आज भी बराबर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बेनिफिट्स को बताना होता है कस्टमर को कि हम अपने प्रोडक्ट में कौन कौन से बेनिफिट दे रहे हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट क्वालिटी होता है और दूसरा है प्रोडक्ट फीचर्स। एक मार्केटर को उसके प्रोडक्ट फीचर्स से रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कि उसके प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स होंगे, और जनरली एक प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं। जब एक कंपनी डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च करती है किसी प्रोडक्ट की तो आप उसमें अलग अलग फीचर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन 11 में 2 कैमरा है और आईफोन 11 प्रो मैक्स में 3 कैमरा है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट में अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और फीचर्स जनरली एक कॉम्पिटिटिव टूल्स होते हैं आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी अलग बनाते हैं। और अगर आपने कोई फीचर सबसे पहले लॉन्च किया तो उसका भी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तीसरा है प्रोडक्ट स्टाइल एंड डिज़ाइन। मैंने आपको प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में बताया कि उन बेनिफिट्स को हमें बताना होता है जो कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से मिलने वाला है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट क्वालिटी, सेकंड होता है प्रोडक्ट फीचर्स और तीसरा है प्रोडक्ट स्टाइल। स्टाइल का मतलब है कि प्रोडक्ट का लुक, किस तरीके से प्रोडक्ट दिखता है वही स्टाइल होता है। स्टाइल आई कैचिंग भी हो सकता है, यानी आपको देखने में अच्छा लग सकता है या फिर आपको देखने में ख़राब लग सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि देखने में प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म भी करे। तो सिर्फ स्टाइलिश नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोडक्ट जो है वो काम का भी हो। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन एक लार्जर कॉन्सेप्ट है देन स्टाइल। स्टाइल से काफ़ी लार्जर कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन का। डिज़ाइन एक काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की डिज़ाइन के अंतर्गत। एक अच्छा डिज़ाइन प्रोडक्ट के यूज़फुलनेस को बताता है, यानी कि उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देता है और साथ ही साथ उसके लुक्स को भी इन्हेंस करता है। अब एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे बनाया जा सकता है, इससे रिलेटेड भी डिसीजन लेने होते हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन तभी बनाया जा सकता है जब आप अपने कस्टमर को ऑब्जर्व करते हो, जब आप उसके नीड एंड वांट्स को समझते हो, तब जाके आप उन नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड एक चीज़ कही जाती है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो है उनको टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि एक कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करेगा और वो प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट होता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, जो अभी आपने देखा कि उसके अंतर्गत प्रोडक्ट क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल एंड डिज़ाइन आता है। सेकंड है ब्रांडिंग, यानी प्रोडक्ट बन गया तो अब उसका क्या नाम रखेंगे, किस तरीके से उसका ब्रांडिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें आएगी। तो ब्रांडिंग जानते हैं, सबसे पहले ब्रांड जानते हैं। आपने अलग अलग ब्रांड देखा होगा जैसे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, नाइकी, BMW, ऑडी, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, ये बहुत सारे ब्रांड नेम आपने सुना होगा। इवन आप जिस फ़ोन से या जिस टीवी से या जिस लैपटॉप से या जिस टैबलेट से ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी किसी न किसी ब्रांड का होगा। यानी आपके घर में आप जहाँ जाते हो आप चारों तरफ
एक ब्रांड से घिरे होते हो। तो ब्रांड क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक आइडेंटिफाई का काम करता है, यानी वो किसी भी प्रोडक्ट को उसकी पहचान देता है कि वो किस कंपनी की है और वो अपने कॉम्पिटिटर से भी उसको अलग करता है। तो ब्रांड कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है, कोई भी साइन या कोई भी सिंबल हो सकता है, या कोई डिज़ाइन हो सकता है, या इन सभी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराता है दूसरे कॉम्पिटिटर से, उसे हम ब्रांड कहते हैं। तो आपने जाना ब्रांड क्या होता है, तो ब्रांडिंग जानते हैं क्या है। ब्रांडिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट को उसका नाम, उसकी पहचान मिलती है। जैसे एप्पल में जो कटा हुआ सेब आप देखते हैं, तो जब किसी ने उसको बनाया होगा तो उस प्रोसेस को ही हम ब्रांडिंग कहते हैं। कंज्यूमर आज के टाइम पे ब्रांड को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानता है प्रोडक्ट का, इसीलिए ब्रांडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ब्रांडिंग जो है वो कस्टमर के परचेस में एक वैल्यू ऐड कर देता है। ब्रांडिंग के अलावा एक और टर्म है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, वो है ट्रेडमार्क। जब ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है तो वो ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाता है। इस तरीके से ट्रेडमार्क एक ब्रांड ही होता है, जो ओनर होता है, जो भी सेलर है, उसको लीगल प्रोटेक्शन देता है और एक्सक्लूसिव राइट देता है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यानी उस लोगो को यूज़ करके आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जो ब्रांड, ट्रेडमार्क, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में, जो आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगा। तो फर्स्ट आपने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा, सेकंड था ब्रांडिंग, और थर्ड बात करते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप सब जानते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो एक किसी न किसी पैकेज में ही आता है। फॉर एग्जांपल आप जूते खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, फ़ोन या खाने पीने की कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो किसी न किसी पैकेज में ही आता है। तो पैकेजिंग क्या है, जब किसी भी प्रोडक्ट को कंटेनर या रैपर में हम बंद कर देते हैं फॉर सेफ्टी, उसको होल्ड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। आज के टाइम पे पैकेजिंग का जो मेन फंक्शन है वो प्रोडक्ट को सेफ रखना, उसको होल्ड रखना, उसको प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, बल्कि बायर्स को अट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना, और भी बहुत सारे फीचर्स पैकेजिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ चीज़ें आप और याद रखिएगा पैकेजिंग से रिलेटेड, कि पैकेजिंग जो है वो खुद में एक इम्पॉर्टेंट प्रमोशनल टूल है जिससे आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। दूसरा, जब भी प्रोडक्ट को किसी पैकेज में किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो पैकेजिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। अगर अच्छी तरीके से आप पैकेज नहीं करोगे तो कंज्यूमर के लिए ये एक सिरदर्द हो जाएगा, वो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, जो सेल्स है कंपनी की वो भी नीचे गिर जाएगी और कंपनी एट द एंड लॉस में चली जाएगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आता है पैकेजिंग से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं ओवर पैकेजिंग। कभी आपने पेन ड्राइव खरीदा है, आपने पेन ड्राइव या कोई ऐसा चीज़ खरीदा होगा जिसमें बहुत ओवर पैकेजिंग होता है, यानी कि बहुत ओवर साइज कार्डबोर्ड लगा दिया जाता है जिसमें बहुत सारा वेस्ट होता है, यानी वो जो बॉक्स होता है उसका कोई यूज़ नहीं है। या कई बार जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि छोटा सा प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा बॉक्स दे दिया है, उसका कोई काम नहीं। तो इस ओवर पैकेजिंग का सॉल्यूशन है इनोवेटिव पैकेजिंग। इनोवेटिव पैकेजिंग से आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, कम जगह में ही पैकेज कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर आप इनोवेटिव पैकेजिंग करते हो तो आपके कॉम्पिटिटर से आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, प्लस आपकी जो सेल्स है वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल पूमा आज के टाइम पे जब भी जूते बेचती है तब वो ट्रेडिशनल शू बॉक्स जो है, जो जूते रखने वाले जो बॉक्स हैं, उनको वो यूज़ नहीं करती आज के टाइम पे। आज के टाइम पे वो अट्रैक्टिव और फंक्शनल शू बॉक्स होता है उसको यूज़ करती है, और वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रमोशनल टूल है। तो अभी आपने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग देखा। अब बात करते हैं फोर्थ डिसीजन की, जो है लेबलिंग। लेबल जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो, स्पेशली जब कपड़े खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले आप इस टैग को देखते हो। तो टैग क्या है, वो एक लेबल है। जब आप शर्ट खरीदते हो तो आप ये सारी चीज़ें लिखी वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो लेबल क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट है, कहाँ बना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। तो लेबल जो है सिंपल टैग भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकता है, और ये सारी चीज़ें लेबल होता है।
लेबल जो है प्रोडक्ट या ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प करता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा एप्पल पेंसिल का एक लेबल है जो इसमें ये बताया गया है कि एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन का है और डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया चाइना में बना है और मॉडल नंबर क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई। तो लेबल क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ बनाया गया है, किसने बनाया है और कब बनाया गया है और प्रोडक्ट के अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट हैं। स्पेशली जब आप खाने पीने की चीज़ें खरीदते हो, कॉस्मेटिक खरीदते हो, तो उसके अंदर कंटेंट कौन कौन से मिलाए गए हैं ये चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। या फिर आप देखते हो कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है या सेफली कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो आप देखते हो वो लेबल के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेबल को आज के टाइम पे प्रमोशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी लेबल को ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। और लेबल जो है वो 3 चीज़ों से प्रभावित होती है। फर्स्ट है यूनिट प्राइसिंग, यानी आपको प्रोडक्ट पे पर यूनिट प्राइस लिखना होगा। सेकंड है ओपन डेटिंग, यानी उस प्रोडक्ट को कब बनाया गया है और कब तक उसको यूज़ किया जा सकता है। और तीसरा होता है न्यूट्रिशनल लेबलिंग। इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन-कौन से चीज़ें लगी हैं, कौन-कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उसमें डाली गई हैं, ये भी बताना होता है। तो आपने प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स देख लिया, ब्रांडिंग देख लिया, पैकेजिंग देख लिया, लेबलिंग देख लिया। अब लास्ट बात करते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस की। तो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस के अंतर्गत ये होता है कि जब कोई कस्टमर परचेस कर लेता है कोई प्रोडक्ट, तो उसको कौन-कौन सी सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी। अब सपोर्ट सर्विसेज आज के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो भी सपोर्ट सर्विसेज दिया जाता है वो हो सकता है कि माइनर पार्ट हो आपका टोटल ऑफरिंग का या एक मेजर पार्ट हो। और जो सपोर्ट सर्विस होता है वो किसी भी प्रोडक्ट का ऑगमेंट पार्ट होता है, यानी ऑगमेंट प्रोडक्ट ही सपोर्ट सर्विस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है नॉर्डस्टॉर्म का। यूएस में एक अपस्केल डिपार्टमेंटल स्टोर है, रिटेल स्टोर है जिसका नाम है नॉर्डस्टॉर्म, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। तो यूएस में एक आदमी होता है जिसकी वाइफ नॉर्डस्टॉर्म की कस्टमर रहती है और कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, और जब उसकी डेथ होती है तब उसके अकाउंट में $1000 रहते हैं। और इस औरत की डेथ हो गई तो ये कंपनी क्या करती है कि इसके हस्बैंड को बुलाती है और जो $1000 जो एरियर्स जो बकाया इसके अकाउंट में रहता है वो उसके हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर देती है और उसके फ्यूनरल पे कुछ फूल भी वो भेजती है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस के अंतर्गत देख रहे हो कि जब कस्टमर जिंदा था तब भी उसको सपोर्ट सर्विस मिल रहा था और उसके मरने के बाद भी कंपनी ने उसको सपोर्ट दिया है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड किया। यानी कंपनी चाहता था वो $1000 वो रख सकता था, लेकिन कंपनी ने वो $1000 उसको वापस कर दिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस से रिलेटेड भी कुछ डिसीजन लेने होते हैं। तो सबसे पहले मार्केटर को ये पता करना होता है कि कस्टमर कौन से सपोर्ट सर्विस की मांग कर रहा है। उसके लिए कंपनी को सर्वे करना पड़ता है, वो भी पीरियोडिकली, यानी कुछ कुछ समय पे। एक बार कंपनी जब ये असेस कर लेती है कि जो वो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर वो कोई प्रॉब्लम होता है सपोर्ट सर्विसेज में तो कंपनी उस प्रॉब्लम को फिक्स करती है और नए जो सर्विसेज होती हैं उनको वो ऐड कर देती हैं, ताकि ना सिर्फ जो कस्टमर है वो खुश रहे बल्कि कंपनी को भी प्रॉफिट होता रहे। यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे सपोर्ट सर्विसेज के लिए बहुत तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे फ़ोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ईमेल, इंटरनेट या इंटरैक्टिव वॉइस या डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आज सपोर्ट सर्विस देते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है AT&T का, जैसे इंडिया में एयरटेल जियो है, उसी तरीके से अमेरिका में वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है AT&T। जैसे इंडिया में एयरटेल जियो है उस तरीके से ही तो वो अपने कस्टमर को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे वो फ़ोन से हो चाहे ऑनलाइन हो। तो आप देख रहे हो कि आज के टाइम पे हम प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। प्रोडक्ट में कौन कौन से बेनिफिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी हमें डिसाइड करना होता है कि कौन कौन सा हमें फीचर्स देना है, कौन कौन सी क्वालिटी देनी है, ब्रांड नेम क्या होगा, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से हम करेंगे, और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसे भी हमें देना होता है। और इसके अलावा भी जब प्रोडक्ट बिक जाता है तो उसके बाद हमें सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से एक मार्केटर को इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स।
और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेज में कस्टमर्स को अर्ली अडॉप्टर्स बोला जाता है। क्या वो इंट्रोडक्शन स्टेज है, क्या वो ग्रोथ स्टेज है, क्या वो मैच्योरिटी स्टेज है, क्या वो डिक्लाइन स्टेज है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसे हम शॉर्ट में पीएलसी भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो दो चीज़ें आपको ज़रूरी हैं जानना। फर्स्ट है पीएलसी क्या होता है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। दूसरा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पीएलसी, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के आपको पता होना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज के बारे में पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, डिफरेंट स्टेज क्या है, और सेकंड, पीएलसी स्ट्रेटजीज आपको पता होना चाहिए। इन्हीं दोनों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करूं तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के लॉन्च होने से लेके उसके मार्केट से आउट होने तक के पीरियड को ही हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आईपॉड आप सब जानते होंगे, एप्पल का एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आप म्यूज़िक सुनते थे। 2008 में लॉन्च हुआ और 2018 में ये मार्केट से आउट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट पीरियड नहीं पता है लेकिन सपोज कर लेते हैं, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पीरियड तक का जो समय है वो इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो सेम हो। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को आप ह्यूमन बीइंग के लाइफ साइकिल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर यंग बनता है, फिर ओल्ड हो जाता है और अंत में उसकी डेथ हो जाती है, उसी तरीके से एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो ग्रोथ स्टेज में जाता है, फिर मैच्योर होता है और फिर डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है, मार्केट से आउट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 साल जो है वो लाइफ साइकिल इसकी रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 10 साल ही हो, वो डिफ़र कर सकता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक फ़ोन, कोई नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ, हो सकता है वो 5 साल में ही मार्केट से आउट हो जाए। अगर आप अमूल बटर की बात करें तो वो 100 ईयर्स से चल रहा है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत प्रोडक्ट के जो भी टोटल सेल होते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको दिखाया जाता है। उसके लाइफ टाइम में कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इसी का लेखा जोखा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो कर्व होता है, जिसको हम पीएलसी कर्व कहते हैं, वो जनरली बेल शेप्ड होता है, यानी घंटे का आकार का होता है। आपने लगभग हर यूट्यूब वीडियो में ये सुना होगा, प्रेस द बेल आइकन। इसी घंटे की बात हो रही है, यानी एक बेल शेप्ड आइकन की बात हो रही है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जनरली बेल शेप्ड होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये जो पीएलसी कर्व है वो बेल शेप्ड ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कर्व है वो यूनिक होता है, यानी कि वो स्पेशल लाइफ साइकिल को दिखाता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट जो है वो स्टाइल्स, फैशन और फैट्स में भी यूज़ किया जाता है, और इन तीनों के जो पीएलसी कर्व हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइल का ये कर्व अलग है, फैशन का देख रहे हैं अलग है, और जो फैड है इसका भी कर्व अलग है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि अचानक जो सेल्स है वो बढ़ी है और फिर अचानक से कम हो गई। जैसे आप देखें नवंबर दिसंबर में N95 जो मास्क था इंडिया में, अचानक से उसकी सेल बढ़ गई, तो ये फैड को दिखाता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत जो स्टाइल है, जो कि पीएलसी कर्व उसका डिफरेंट होता है, तो जानते हैं कि स्टाइल क्या होता है। आप जानते हैं कि डिफरेंट मोड ऑफ एक्सप्रेशन को ही हम स्टाइल कहते हैं, यानी सब लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं तो वो एक स्टाइल कहा जा सकता है। जैसे कपड़ों की बात करें तो उसमें फॉर्मल और कैजुअल ड्रेस है। अब बात करते हैं फैशन की, तो करंटली एक्सेप्टेड या फिर पॉपुलर स्टाइल जो होता है उसे हम फैशन कहते हैं। जैसे 1980 और 90 के टाइम पे जो भी बिजनेस अटायर था वो फॉर्मल था, लेकिन आज के टाइम पे बिजनेस अटायर है वो कैजुअल हो चुका है। पहले फॉर्मल था और आज कैजुअल है, तो इसे हम फैशन कहते हैं। थर्ड है फैड।
फैड में क्या होता है कि अचानक फ्लक्चुएशन होता है, अनयूजुअल हाई सेल्स आप देखते हैं, और ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म में नहीं होता है बल्कि टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। अब उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, चाहे वो ब्रांड की पॉपुलैरिटी हो, चाहे इमीडिएट जो प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी हो जाए। इसके वजह से ये जो शेप है वो इस तरीके से बन जाता है, ओ वाई एक्सिस और ओ एक्सिस यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये डिफरेंट शेप का होता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। जनरली आपने ये सुना होगा कि 4 स्टेज होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है ग्रोथ, थर्ड है मैच्योरिटी और फोर्थ है डिक्लाइन। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेजेस बताए हैं। मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करूंगा जो है फिलिप कोटलर के 15th एडिशन। उसमें इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का 5 स्टेज है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आइडिया जनरेशन होता है। सबसे पहले आइडिया जनरेशन होता है। आइडिया जनरेशन फर्स्ट स्टेप होता है जहां से प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले आइडिया आता है, उसके बाद उसको रियलिटी में बनाया जाता है, उसके बाद ही उसका लॉन्च किया जाता है उस प्रोडक्ट को, यानी इंट्रोडक्शन स्टेज तब शुरू होता है। लेकिन आपके सिलेबस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलग से दिया है, यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिलेबस में दिया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि 4 स्टेज हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये सारे स्टेजेस को हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे किताब में दिया है कि 5 तरीके के अलग अलग स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत न्यू प्रोडक्ट के आइडिया को डेवलप किया जाता है, और इसमें सेल्स जो है वो 0 होता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये 0 है, और सेल्स आप देखो बिल्कुल 0 है, एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है। सेल्स का जो कर्व है वो ब्लू कलर का है, और प्रॉफिट का जो है वो रेड कलर का है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, सेल्स 0 होता है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि R&D किया जाता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मशीनरी परचेज किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स को हायर किया जाता है, तो काफ़ी एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेज है इंट्रोडक्शन की, जिसमें आप मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो। इंट्रोडक्शन स्टेज यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा जो सेल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, यानी जो आपकी सेल्स है, ग्रोथ है, वो स्लो हो जाती हैं। प्रॉफिट होता ही नहीं, एग्जिस्टेंट ही नहीं है, बल्कि नेगेटिव हो जाता है। आप यहाँ पे देखो ये प्रॉफिट वाला कर्व है जो नेगेटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट जो है कोई एग्जिस्टेंस उसका होता नहीं है, नेगेटिव होता है, और हैवी एक्सपेंसेस इसमें होता है। थर्ड है ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंतर्गत आप देखो धीरे धीरे सेल्स जो है वो बढ़ रही है। तो इसके अंतर्गत रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होता है, यानी आपके प्रोडक्ट को अब धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जैसे अगर मैं आपको ओ आई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अगर एक लाइन खींचूँ, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो मैच्योरिटी स्टेज में ही होता है। लेकिन मैच्योरिटी स्टेज क्या है कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, यानी मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी स्टेज चलता ही रहेगा। एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे जो आपकी सेल्स ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देखो फिर ये चीज़ें कम होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैच्योरिटी स्टेज में जो सेल्स ग्रोथ होता है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज वो है जहाँ पे आपका जो सेल है वो फेल ऑफ हो जाता है, यानी कि गिरना स्टार्ट हो जाता है, और प्रॉफिट भी आपका कम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम 4 ही स्टेज पढ़ेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। न्यू प्रोडक्ट स्टेज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 4 जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन स्टेज में जो प्रोडक्ट है उसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया जाता है, और लॉन्च करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इससे पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में काफ़ी समय लगता है, उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे जो भी सेल्स है वो बहुत ही कम होता है, प्रॉफिट नेगेटिव होता है या फिर कम होता है, और जो भी एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है वो ये है कि चूँकि
ज़्यादातर लोगों को, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाता है कि प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पता चले। और जो भी कंपनियां हैं वो बेसिक वर्जन्स लॉन्च करती हैं प्रोडक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ स्टेज की। तो जब इंट्रोडक्शन स्टेज में जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट को सेटिस्फाई करती है तो वो ग्रोथ स्टेज में इंटर कर जाती है। इसके अंतर्गत जो सेल्स है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है और प्रॉफिट जो है वो भी तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो एक दूसरे को फेवरेबल चीज़ बताना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है प्रॉफिट ज़्यादा होता है और इस प्रॉफिट को देख के नए नए जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में इंटर करते हैं और वो न्यू प्रोडक्ट फीचर्स लॉन्च करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, और इस तरीके से जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो जाती है। जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बढ़ते आते हैं वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट जो हैं वो भी बढ़ते आते हैं और सेल्स जो है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज, और इसके साथ साथ जो प्रोमोशनल कॉस्ट होता है वो भी स्प्रेड हो जाता है ओवर अ लार्ज वॉल्यूम। जैसे जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, प्रमोशनल जो कॉस्ट होता है वो फैल जाता है बाकी जो प्रोडक्ट है उनके यूनिट्स पे। फर्म जो होती है ग्रोथ स्टेज में सेवरल स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं ताकि तेज़ी से मार्केट ग्रोथ कर सकें। इसके अलावा ग्रोथ स्टेज में न्यू मार्केट सेगमेंट में जो फर्म है वो एंटर करती हैं और नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा प्रोडक्ट में अलग अलग एक्सटेंशन किया जाता है, उसके सर्विस वारंटी में एक्सचेंज किया जाता है। इसके अलावा प्राइस में कमी की जाती है, यानी पेनिट्रेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हम इनवाइट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं ऑन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे, ताकि कंपनी जो है वो एक मार्केट का डोमिनेटिंग पोजीशन हासिल कर सकें। और ग्रोथ स्टेज इस तरीके से बढ़ती रहती है और ये लंबे समय तक चलने के बाद नेक्स्ट स्टेज में हम पहुंच जाते हैं जो कि है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो सेल्स है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो मैच्योरिटी स्टेज में ही होता है। उसके बाद जो भी सेल्स ग्रोथ है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देती है और हम मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाते हैं। मैच्योरिटी स्टेज जो है वो जनरली सबसे लंबा समय होता है कंपेयर टू प्रीवियस स्टेजेस, और इसके अंतर्गत बहुत चैलेंजेस हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में चूंकि सेल्स ग्रोथ में स्लो डाउन हो जाता है, यानी सेल्स में कमी हो जाती है, तो ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो नए नए प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से जो ओवर कैपेसिटी होती है उससे कंपटीशन बढ़ जाता है। कॉम्पिटिटर्स जो है वो अपने प्राइसेस को कम करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने जो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन पे जो पैसे खर्च करना है वो भी बढ़ा देते हैं। इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो बजट है वो भी बढ़ा देते हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उनका बेटर वर्जन मार्केट में लेके आएँ। इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो भी कम होने लगता है और वीकर कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो मार्केट से बाहर होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिक्लाइन स्टेज की। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डिक्लाइन स्टेज में जो भी सेल्स है वो भी डिक्लाइन होता है, जो प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन होता है, गिरने लगता है, और जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी विड्रॉ करने लगते हैं मार्केट से, यानी कॉम्पिटिटर्स की भी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। प्रमोशनल बजट और जो प्राइसेस हैं उनमें भी कमी किया जाता है और जो सेल्स है वो भी ज़ीरो हो जाता है या फिर लो लेवल तक पहुंच जाता है। और जो सेल्स डिक्लाइन है उसका बहुत सारे रीज़न है, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है या कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से डिक्लाइन स्टेज आ जाता है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंतर्गत 4 स्टेज बताया। फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, पहली बार कस्टमर के परचेस करने के लिए अवेलेबल होता है। सेकेंड है ग्रोथ स्टेज, जिसमें जो भी प्रोडक्ट की सेल्स है वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। मैच्योरिटी स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल्स तक पहुंच जाती है। उसके बाद सेल्स होता है उसकी ग्रोथ स्लो होने लगती है, यानी लेवल ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेज में मैंने बताया कि डिक्लाइन होता है, यानी डिक्लाइन स्टेज होता है। इसमें प्रोडक्ट का जो सेल है वो फेड अवे हो जाता है, यानी दम कम हो जाता है। अब चारों स्टेजेस को एक साथ देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि कौन से
स्टेज की क्या विशेषता है, क्या मार्केट ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप इस स्लाइड को 3 से 4 बार देख लेते हैं तो आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है और किसी भी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं है। इसी एक स्लाइड से आपका सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज की, जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ पीएलसी। विशेषता बात करते हैं। फर्स्ट है सेल्स। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो सेल्स है वो लो होता है। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन स्टेज में जो सेल्स है वो बहुत कम होता है, क्योंकि मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है वो हाई पड़ती है, क्योंकि इनिशियली जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कम मात्रा में बनाया जाता है और उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो हाई कॉस्ट पड़ता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट नेगेटिव होता है या ज़ीरो होता है। जनरली नेगेटिव ही होता है, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि रिकवर हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट है कस्टमर। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उन्हें हम इनोवेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में कॉम्पिटिटर्स बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट है मार्केट ऑब्जेक्टिव। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो मार्केट ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस दी जाए, यानी उनको बताया जाए कि हमारा प्रोडक्ट आ चुका है और ट्रायल के लिए भी उनको बुलाया जाए कि आप प्रोडक्ट को यूज़ करिए, पहले एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज करिए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो प्रोडक्ट जो है वो बेसिक वर्जन में लॉन्च करना चाहिए, यानी कि बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए इंट्रोडक्शन स्टेज में। प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्लस जो स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए, यानी कि अगर 10 रुपये का कॉस्ट है तो 2 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके 12 रुपये का प्रोडक्ट की प्राइस रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन स्टेज में सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी गिना चुना कुछ जो स्टोर्स हैं वहाँ पे ही प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या फिर अवेलेबल करना चाहिए परचेस करने के लिए। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है प्रोडक्ट अवेयरनेस में, यानी कि जो भी अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अवेयरनेस के लिए एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेल्स प्रमोशन पे भी होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज की बात करें जो है ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंतर्गत जो सेल्स होता है वो तेज़ी से बढ़ता है। कॉस्ट जो होता है वो एवरेज कॉस्ट पड़ता है कस्टमर को प्रोडक्ट को परचेस करने में। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बढ़ता है बहुत तेज़ी से। और ग्रोथ स्टेज में जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं उनको हम अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। मार्केट ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर किया जाए। प्रोडक्ट जो है वो एक्सटेंशन, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसको नए नए वर्जन्स में लॉन्च करिए। सर्विस वारंटी ये एक्सटेंशन उसका दीजिए, यानी उसकी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए। प्राइस में क्या है, पेनिट्रेट मार्केट स्टार्टिंग में किया जाता है, यानी कि जब ग्रोथ स्टेज में होता है तो कभी कभी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी कम कर दी जाती है, ताकि नए नए कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट को परचेज करने का मौका मिले। डिस्ट्रीब्यूशन में इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन अपनाया जाता है, यानी कि हर जगह अवेलेबल कर दिया जाता है प्रोडक्ट को ग्रोथ स्टेज में। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें भी अवेयरनेस फैलाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मास मार्केट को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में। सेल्स प्रमोशन की बात की जाए तो ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट चूँकि ऑलरेडी ही ग्रोथ होती रहती है उसकी, तो यहाँ पे हम प्रमोशन में खर्चा कम कर देते हैं, यानी रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं जो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज में जो सेल्स है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी पीक पे पहुंच जाती है। प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन वहाँ से जो ग्रोथ है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और जो कॉस्ट है वो लो पड़ता है कस्टमर को। और मैच्योरिटी स्टेज में जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं उन्हें हम मिडिल मेजॉरिटी कहते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं मार्केट में, लेकिन कुछ ही जो वेल सेटल कॉम्पिटिटर्स होते हैं वही मार्केट में रुके रहते हैं, बाकी सब मार्केट छोड़ के चले आते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के बारे में सोचा जाता है और मार्केट शेयर को डिफेंड करते हुए, यानी अगर आपका मार्केट शेयर सपोज कर लिए 25% है तो इसको बना के आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकें, इसके बारे में सोचा जाता है।
प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई ब्रांड और मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनको परचेस कर सकें। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को मैच करने के लिए या फिर बीट करने के लिए आप रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप ज़्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यहाँ पे आप ज़्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। इंटेंसिव का मतलब है कि हर जगह अवेलेबल कराना चाहते हैं मैक्सिमम। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं डिफरेंसेस में, यानी ब्रांड डिफरेंसेस और बेनिफिट पे ज़्यादा जोर देते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में एडवर्टाइजिंग पे हम ब्रांड डिफरेंसेस और बेनिफिट पे ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे एमडीएच में आपने देखा होगा कि उन्होंने बोला है कि 100 वर्षों का वादा, यानी कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी पुराना और वेल सेटल्ड है। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो मैच्योरिटी स्टेज में हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स प्रमोशन करते हैं ताकि हम सेल्स को बढ़ा सकें। फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन। इसके अंतर्गत हमारा जो सेल है वो भी डिक्लाइन होता है, प्रॉफिट भी कम होता है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी कम होने लगते हैं और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। इसके अंतर्गत जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उन्हें हम लगार्ड्स कहते हैं, यानी जो लेज़ी होते हैं, जो मतलब धीरे धीरे खरीदना कम कर देते हैं उनको। मार्केट ऑब्जेक्टिव जो है इसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो हम कम कर देते हैं और अपने ब्रांड को मिल्क करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जितना भी पैसा रिकवर होने लगता है उसको हम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो हम फेज आउट वीक आइटम्स करते हैं, यानी कि धीरे धीरे जो भी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जा रही है उसे हम धीरे धीरे करके मार्केट से बाहर करने की कोशिश करते हैं। प्राइस की बात करें तो हम प्राइस को कट करते हैं, यानी प्राइस को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वापस से हम सेलेक्टिव पे आ जाते हैं, यानी कि कुछ गिने चुने ही आउटलेट्स पे ही हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा और जो भी आउटलेट्स प्रॉफिटेबल नहीं हैं उन्हें हम धीरे धीरे फेज आउट करते रहते हैं, यानी बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो हम जो एडवर्टाइजिंग है वो कम कर देते हैं धीरे धीरे और जो हार्डकोर लॉयल्स कस्टमर्स होते हैं उन पे ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम प्रमोशन को कम से कम लेवल पे लेके आते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेज में कस्टमर्स को अर्ली अडॉप्टर्स बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में जो कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेस करते हैं उन्हें हम इनोवेटर्स बोलते हैं। ग्रोथ स्टेज के अंतर्गत जो भी कस्टमर्स परचेस करते हैं उन्हें हम अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं। मेच्योरिटी स्टेज में जो भी कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं उन्हें मिडिल मेजॉरिटी बोला जाता है। डिक्लाइन स्टेज में जो भी कस्टमर परचेस करते हैं उन्हें हम लगार्ड्स कहते हैं, जिनको हम स्लो या धीमा कह सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि कौन से स्टेज में कस्टमर्स को हम अर्ली एडॉप्टर्स कहते हैं, तो वो है ग्रोथ स्टेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।